नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, गोरखपुर जनपद इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद के रूप में जाना जाता है। गोरखपुर की प्रत्येक गतिविधियों पर प्रदेश के समस्त नागरिकों की नज़र होती है। तो गोरखपुर सिविल कोर्ट में इस समय बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों से मैं बात कर रहा हूं, उनकी प्राथमिकताओं को आप तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। उसी सिलसिले में इस समय हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उमापति उपाध्याय जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। उपाध्याय जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया है, तो मैं थोड़ा सा आपके जीवन वृत्त पर जानना चाहूँगा कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके माता पिता कौन थे, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ हुई, प्राथमिक शिक्षा से लेकर और विधि स्नातक तक की शिक्षा और विधि व्यवसाय का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए, अपने मतदाताओं को बताइए। मैं कबीर की तपोस्थली मगहर के पहले एक सहजनवा कस्बा है। सहजनवा कस्बे के दक्षिण 3 किलोमीटर पर जगदीशपुर, भरसार, भरवर, रानीपार 4 गांव उपाध्याय लोगों का है। उस जगदीशपुर में मेरा जन्म हुआ था, मैं वहीं का रहने वाला हूं। और प्राइमरी शिक्षा मैं अपने गांव से ही शुरू किया। उसके बाद इंटर की परीक्षा भोलाराम मस्करा इंटर कॉलेज तक पढ़ा। बीएससी मैंने किसान डिग्री कॉलेज बस्ती से किया और एलएलबी में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से 78 में पास किया। मेरे पिताजी मस्करा इंटर कॉलेज में हिस्ट्री के लेक्चरर थे। अपने जीवन काल में सबसे पहलवान थे। मेरे पिताजी ज़िंदगी में कभी भी साइकिल से पढ़ाने नहीं गए। मेरे पिताजी हमेशा घोड़ा से ही मस्करा इंटर कॉलेज में पढ़ाने जाते रहे। उपाध्याय जी, आप बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं जी। क्या इसके पूर्व भी पदों पर आप रह चुके हैं? जी, मैं इसके पूर्व वरिष्ठ कार्यकारिणी में भी सदस्य रह चुका हूं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं। विगत कई वर्षों से अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ रहा हूं। अब की बार 7वीं बार मैं चुनाव मैदान में हूं। तो आपके नज़र में अधिवक्ताओं के लिए कौन कौन सी अभी समस्याएं बरकरार हैं जिनको दूर करने की तड़प आपके अंदर है, क्या कहेंगे? इस समय जो अगर मैं सबसे पहले अध्यक्ष निर्वाचित होता हूं तो सबसे पहले तो मैं मीटिंग की व्यवस्था को सुधार करूंगा। अध्यक्ष मंत्री ही उस मीटिंग में बार बार कुर्सी लेके बैठते हैं। जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी हमेशा उपेक्षा होती रहती है। वह कहीं इस कोने उस कोने इस कोने खड़ा रहते हैं। मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ तो उन सभी अपने कार्यकारिणी को भी ससम्मान अपने पीछे कुर्सी पर बैठाया जाएगा। उनको सम्मानित रूप से उनका भी दर्जा दिया जाएगा। मैं अगर निर्वाचित हुआ तो जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी मुफ्त कराएंगे। आपने पूछा था कि बार एसोसिएशन में क्या होगा, मैं अध्यक्ष वहाँ बार काउंसिल में उसको भी मैं हूँगा, तो उसके लिए भी प्रस्ताव पारित करके भेजा जाएगा कि इन सबों का रजिस्ट्रेशन वहाँ फ्री किया जाए। यहाँ पर जूनियर अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया जो वकालतनामा का हम लोग जमा करते हैं उसमें से 5,000 रुपया उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनको पेंशन दिया जाएगा। सामूहिक बीमा कराया जाएगा। जो हमारा धनराशि वकालतनामे का है उसका अन्यत्र कहीं दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे टीन शेड बढ़ाना, फर्श बनाना, किसी फंक्शन में उस पैसे को खा जाना, जज की विदाई कराना, कहीं और कुछ कराना, यह सब मेरे कार्यकाल में नहीं होगा। वह पैसा जो है अधिवक्ता कल्याण निधि का, वह अधिवक्ता के हित में ही जाएगा। 1 लाख रुपया मरने पर दिया जाएगा। इसके पहले मैंने ये भी देखा है कि कितने अध्यक्ष रहे हैं जिन्होंने 50,000 रुपये को भी, किसी को 20,000 रुपया दिया, किसी को 30,000 रुपया दिया, किसी को 1 पैसा भी नहीं दिया। तो यह सब मेरे अंदर नहीं होगा। ये कचहरी भ्रष्टाचार मुक्त होगी और अधिवक्ताओं का मान सम्मान हमेशा बना रहेगा। कार्यकाल को लेकर के बहुत सारी विसंगति जो है देखने को आती है कि समय से चुनाव का न हो पाना
तो इस दृष्टि से क्या आपका विचार है कि मैं इसको कतई 100% गलत मानता हूं। जो बाइलाज के खिलाफ अपने पद पर बने रहते हैं, इसके लिए मेरे पूर्व पदाधिकारियों में मुन्ना भाई थे, जिन्होंने चुनाव कि जिस दिन कार्यकाल पूरा हो गया उस दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके लिए मैंने उनको भूर इसकी प्रशंसा करता हूं। बकिया लोगों के बारे में क्या करें, पूरा कैंपस जान रहा है। मैं चुनाव जीतूंगा तो 1 साल के अंदर इस्तीफा दे दूंगा और चुनाव की प्रक्रिया कराऊंगा। अधिवक्ताओं के बैठने की जो समस्या है, जिसको लेकर के लगातार अफरा तफरी हमेशा मची रहती है, तो अधिवक्ताओं को बैठने की बेहतर व्यवस्था हो सके, इसके लिए जो लाल बिल्डिंग का प्रकरण चल रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अधिवक्ताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था कतई होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तमाम जगह है, केवल लाल बिल्डिंग नहीं है। जनपद न्यायाधीश के सामने पार्क है, जनपद न्यायाधीश के सामने पेड़ लगे हैं, पार्क है। और ये लाल बिल्डिंग का जहाँ तक सवाल है, हम लोग इसकी भरपूर विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्व अध्यक्ष के द्वारा किसी अध्यक्ष ने उसको गिराने की अनुमति दी, किसी अध्यक्ष ने शिलापट लगवा दिया कि इसका शिलान्यास हो गया। हम लोग उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जब तक अधिवक्ताओं की बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक इसको गिराने नहीं दिया जाएगा। और अगर किसी जूनियर को 2-1 लोगों को ज़रूरत है तो मेरा तख्ता खाली है, आके बैठ लें, वहीं पर बैठा है हमारे सामने। अधिवक्ता सुरक्षा जी, कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर जी, उनकी मान सम्मान की सुरक्षा हो सके, इसके लिए आपकी प्राथमिकता क्या है? मेरी प्राथमिकता है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पास किया जाए, अधिवक्ताओं का मान सम्मान रखा जाए, उसमें कोई कोताही ना हो। अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी काम होगा, जो भी मदद चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे, यह उमापति उपाध्याय उस पर अपने को खरा उतारेगा। महिला अधिवक्ताओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए क्या कोई आपने प्राथमिकता तय किया है? अब महिला अधिवक्ताओं के देखिए, मेरे बार में अलग चैम्बर बना हुआ है, अलग टॉयलेट बना हुआ है। मैं आ जाऊंगा तो उसको और अन्य रूप से विस्तृत करूंगा। चूँकि संख्या बढ़ रही है तो उसका रूप और बृहद रूप में किया जाए। कि पूरे प्रदेश में जो बार काउंसिल के सदस्यों की संख्या है, जब एडवोकेट एक्ट बना था उसी समय से 25 सदस्यों की व्यवस्था लगातार चली आ रही है। आज भी वही 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं, जबकि आज उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 हो गई है, अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 4 लाख होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जिले से प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए आप क्या सोच कर रखते हैं? मेरा यही मानना है कि अगर 75 जिले हो गए हैं तो बार काउंसिल में हर जिले से हर प्रतिनिधि हो, उसकी संख्या 75 की जाए, हर जिलों से एक प्रतिनिधि को चुना जाए। साधन की जो समस्या है, इसको लेकर के जो है, इस दीवानी कैंपस में न तो कोई सुलभ शौचालय है, न पेशाब खाने की व्यवस्था। अगर मैं हूँगा तो जो इससे ही समुचित व्यवस्था जो उचित होगी, उसको जनपद न्यायाधीश से मिल करके उसकी सुव्यवस्था कराई जाएगी। अधिवक्ता आपको ही अपना अध्यक्ष बनाए जी, क्यों, क्या कहेंगे? इस नाते अधिवक्ता मुझे बनावे अध्यक्ष कि मैं अधिवक्ता हित के लिए, अधिवक्ता मान सम्मान के लिए जब से 78 से विधि व्यवसाय कर रहा हूं, तब से अनवरत उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। और इसलिए मुझे बनावे कि सारे लोग एक बार अध्यक्ष हो चुके हैं, दोबारा तिबारा अध्यक्ष क्यों लड़ रहे हैं? क्या उस बार में रखा है लड्डू जिसके लिए सब लोग मार कर रहे हैं? तो मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि एक बार मुझे भी अध्यक्ष चुने, मेरे भी गुण अवगुण को देखें, क्या मैं उस लायक हूँ या नहीं हूँ। जैसे कि हमारे सहयोगी मित्र आपके बगल में भी बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि जो पैसा हम लोगों का है तमाम तरह से गलत तरीके से लोग ले रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो मेरी ये भी प्राथमिकता है, इस कैंपस को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, गुंडई इसमें शांत किया जाएगा, किसी का काकस नहीं रहने दिया जाएगा, माफियों को नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ आए और अपने मतदाताओं से, मेरे दर्शकों से आपने अपनी प्राथमिकता बताई, आप अपने जीवन वृत्त के बारे में बताए, पूरा विधि व्यवसाय का जो सफ़र रहा है उसके बारे में आपने बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना। मैं आपको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा, अपने चैनल में बुलाया
पुनः मैं सारे अधिवक्ताओं से ये अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग भी अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कोई मुझसे सीनियर नहीं है, कोई मुझसे योग्य नहीं है। इस नाते सीनियरिटी और योग्यता के आधार पर मुझे एक बार अपना सेवा करने का अवसर दें, मुझे अध्यक्ष पद पर भारी मतों से निर्वाचित करें।